नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। बांग्लादेश में आज 13वां संसदीय चुनाव और जुलाई नेशनल चार्टर पर आधारित राष्ट्रीय जनमत संग्रह हो रहा है। यह आपको बता दें कि देश के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मतदान है, क्योंकि ये अगस्त 2024 के छात्र नेतृत्व वाले बड़े आंदोलन जुलाई क्रांति या जेनजी रेवोल्यूशन के बाद का पहला बड़ा चुनाव है। और उस आंदोलन में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता भी छोड़नी पड़ी थी और वो भारत चली गई। अब उनकी पार्टी आवामी लीग का पंजीकरण भी निलंबित कर दिया गया है, इसलिए वो चुनाव में भाग नहीं ले रही हैं। और इसी बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने मतदान को नए बांग्लादेश का जन्म, स्वतंत्रता का दिन और मुक्ति का दिन बताया है। वहीं अब मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 4:30 बजे तक चलेगा। अब यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ 2 बैलेट पेपर है, एक संसदीय चुनाव के लिए और दूसरा जनमत संग्रह के लिए, जिसमें मतदाताओं से पूछा जा रहा है कि क्या वो जुलाई चार्टर के 84 सुधारों को मंजूरी देते हैं या नहीं। और ये सुधार संवैधानिक बदलावों पर आधारित है, जिससे प्रधानमंत्री के 2 कार्यकाल सीमा, संसद को द्विसदनीय बनाना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महिलाओं की अधिक भागीदारी और निष्पक्ष अंतरिम सरकार प्रणाली पर। और यदि ये जो पूरा का पूरा रेफरेंडम है वो पास हुआ तो नई संसद 180 दिनों में इन्हें लागू भी करेगी। अब यहाँ पर पूरे इन चुनावों में अगर हम बांग्लादेश की आबादी की बात करें तो बांग्लादेश की आबादी लगभग 17.3 करोड़ है, जो दुनिया में 8वें नंबर पर है। और पंजीकृत मतदाता यहाँ पर अगर हम देखें तो 12.77 करोड़ हैं। और आधे से ज्यादा मतदाता 30 साल से कम उम्र के हैं, जिसमें लाखों पहली बार वोट देने वाले युवा हैं। अब यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा भी है, क्योंकि प्रति वर्ग किलोमीटर 1366 लोग हैं। लेकिन राजधानी ढाका की आबादी ही यहाँ पर 3.7 करोड़ के करीब है, जहाँ पर अक्सर ही यहाँ पर जो अगर हम बात करें कि एक ऐसी जगह है, ऐसी राजधानी है जहाँ पर हिंदू की हत्याओं की खबरें सबसे ज़्यादा आती है। इसके अलावा ये युवा बहुल आबादी रोजगार, शिक्षा, महंगाई और आर्थिक विकास को मुख्य मुद्दा भी लगातार यहाँ पर बनता रहा है। अब यहाँ पर चुनावों की बात करें तो चुनावों में यहाँ इस वक्त कुल 59 पंजीकृत दल थे, जिनमें से 51 अभी मैदान में हैं और कुल उम्मीदवार लगभग 2034 है, जिनमें 275 निर्दलीय हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस वक्त कौन कौन से जो सियासी दल है वो मैदान में है। यहाँ पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी सबसे आगे है, जिसके नेता तारिक रहमान और खालिदा जिया के बेटे हैं। और उन्होंने 291 उम्मीदवार उतारे हैं और सर्वे में 50% से ज्यादा समर्थन भी इन्हीं को मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा बीएनपी खुद को राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी विकल्प के रूप में अब पेश कर रही है, जो आर्थिक सुधार और लोकतंत्र पर फोकस कर रही है। और तारिक रहमान ने वोट डाल दिया है, और जब उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है तो उन्होंने कहा है कि साजिशों को रोकने के लिए वोट दें, और कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का जिक्र भी उन्होंने किया है। और उन्होंने यहाँ पर अपनी जीत का एक बड़ा भरोसा जता दिया है। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ देखें एक बड़ी पार्टी, वैसे तो इस पूरे ही चुनावों में काफ़ी सारे दल हैं जो एक्टिव है, लेकिन मुख्य रूप से तारिक रहमान और यहाँ पर ये रफ़ीकुर रहमान, ये 2 ऐसे दल हैं, जमात इस्लामी और बीएनपी, ये 2 ऐसे दल हैं जो पूरी तरह से एक्टिव है। बाकी सारे लोग भी लगातार एक्टिव है, अपनी सियासी ज़मीनें साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रहमान वर्सेस रहमान ये जो है वो देखने वाली बात होगी। हमने अभी यहाँ पर बीएनपी की बात की, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बात की, लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ जमात इस्लामी को देखें तो जमात इस्लामी का गठबंधन है काफ़ी सारे नेताओं के पार्टियों के साथ, जिसके नेता अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो है शफीकुर रहमान। उन्होंने 229 उम्मीदवार उतारे हैं और ये 11 दलों का पूरा गठबंधन है, जिसमें साल 2024 आंदोलन से निकली युवा पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी शामिल है, और जिसके नेता नाहिद इस्लाम हैं। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जमात इस्लामी रुझान वाली, शरिया आधारित और भारत विरोधी छवि वाली पार्टी है। और नाहिद ने वोट डालकर कहा है कि हम सरकार बनाने की कगार पर है। अब इसके अलावा ये 2 पार्टी तो मुख्य रूप से हैं जो रहमान वर्सेस रहमान की और पूरी तरह से एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पर हम अन्य दलों की बात करें
तो जातीय पार्टी, लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस और अमार बांग्लादेश पार्टी भी मैदान में है। और इनके जो मुख्य मुद्दे हैं, जो अगर हम बात करें वाइड एंगल पे देखें, तो चुनाव सुधार, निष्पक्षता, संवैधानिक बदलाव, आर्थिक चुनौतियां, अल्पसंख्यक सुरक्षा, इस्लामीकरण वर्सेस राष्ट्रवाद और युवा असंतोष है। और इन सबके बीच भारत के साथ संबंध भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि हसीना के समय रिश्ते काफी मजबूत थे और अब बदलाव की आशंका है। अब वो बदलाव वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, ये देखने की बात होगी। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देखें तो जो बड़े गठबंधन है, जो बड़े दल हैं, वो आप लगातार स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बड़े दल हैं वो भी लगातार एक्टिव हैं। वहीं दूसरी ओर वोट डालने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर किसी की भी जीत होती है पार्टी की, तो यहाँ पर भारत को किससे फायदा होगा या भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे, एक एक करके नजर डालते हैं। क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में 2 ही पार्टियां हैं जो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, सियासी जोर लगातार आजमा रही है। तो यहाँ पर अगर बीएनपी चुनाव जीत जाती है तो भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते कैसे होंगे, एक नजर उस पर डालते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक मतभेद की बात करते हैं। बीएनपी का भारत के साथ जो पोस्ट रिकॉर्ड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। साल 2001 से 6 में बीएनपी की सरकार के दौरान बॉर्डर पर जो अस्थिरता थी वो बढ़ी थी, टेरर एक्टिविटीज हुई थी और रिश्ते खराब हुए थे। और पार्टी अक्सर ही भारतीय पॉलिसीज को हेगेमनी यानी कि प्रभुत्ववादी मानती रही है और ट्रांसिट या पानी के मुद्दों पर इन्होंने लगातार विरोध भी किया है। और यहाँ पर तारिक रहमान ने हाल ही में कहा भी था कि बांग्लादेश के लोग तय करेंगे कि रिश्ते कूल रहें, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव की ओर भी इशारा करता है। इसके अलावा बीएनपी को भी जमात ने इंडिया क्लोज होने का आरोप लगाया है और ऐसे में अगर बीएनपी जीती तो ये सेंटिमेंट जारी रह सकता है, खासकर अगर पाकिस्तान या चीन के साथ टाइज मजबूत होते हैं इनके तो। इसके अलावा बीएनपी नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म पर है, जो इंडिया पर ओवर डिपेंडेंट की क्रिटिक करती रही है। ये पहला और ऐतिहासिक कारण रहा जो हमारे पास के रिलेशनशिप्स हैं इनसे किस तरह के रहे हैं। अब बात करें बॉर्डर और सिक्योरिटीज इश्यूज पर, तो हाल के महीनों में बॉर्डर पर टेंशन्स बढ़े हैं। जैसे फेसिंग की बात करें, इमिग्रेशन की बात करें या स्मगलिंग की बात करें, तो तीनों ही रूप से यहाँ पर बॉर्डर में टेंशन्स बनी रही हैं। इसके अलावा इंटरिम गवर्नमेंट ने ज़्यादा जो असर्टिव अप्रोच है वो नहीं लिया और बीएनपी इसे जारी रख सकती है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय बैलेंस की बात करें तो बीएनपी की जीत पाकिस्तान और चीन को भी फायदा दे सकती है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट्स खरीदने की बात कर रहा है और चीन से टाइज मजबूत कर रहा है, जो भारत के लिए यहाँ पर चिंता का विषय भी बन सकता है। यानी कुल मिलाकर देखें, अगर बीएनपी जीतती है तो रिश्ते कूल रह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से खराब नहीं होंगे, बल्कि एक माना तो ये भी जा रहा है कि नई शुरुआत का चांस भी मिल सकता है और भारत को डिप्लोमेटिक प्रयास यहाँ पर बढ़ाने होंगे, ऐसा उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है। क्योंकि जैसे बॉर्डर मुद्दों पर बातचीत और आर्थिक पैकेजेस से भी थोड़ी सी राहत मिल सकती है और बीएनपी को भी अपनी नेशनलिस्ट इमेज को बैलेंस करते हुए भारत से सहयोग भी चाहिए, इसीलिए उनको भी थोड़ा सा सॉफ्ट साइड दिखाना होगा। हालांकि अगर चुनाव में हिंसा या डिस्प्यूट्स होते हैं तो रिश्ते और अनसर्टेन हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त लगातार खबरें भी आ रही हैं कि काफ़ी सारे दंगे हो रहे हैं इस वक्त। तो कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर बीएनपी जीतती है तो कहीं ना कहीं एक बदलाव हम देखने में आ सकता है। अब दूसरी पार्टी हम आपको यहाँ पर बता रहे थे, रफीकुर रहमान की पार्टी है, जो सीधी तौर पर साफ तरीके से जमात इस्लामी को आगे करके चल रही है, गठबंधन के साथ चल रही है। और अगर जमात इस्लामी चुनाव जीत जाती है तो भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते कैसे होंगे, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। क्योंकि एक पार्टी तारिक रहमान, ये देख लेते, हमने इनका पहले देख लिया है कि किस तरह से हमारे जो रिश्ते हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। अब हम बात करें जमात इस्लामी से रफीकुर रहमान की, तो अगर बांग्लादेश के 2026 संसदीय चुनाव में जमात इस्लामी यानी कि जमात जीत जाती है या सरकार बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती है तो भारत बांग्लादेश संबंधों में यहाँ बड़ा बदलाव भी आ सकता है, जो इस वक्त एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ज़्यादा नकारात्मक हो सकता है। जमात इस्लामी कट्टरपंथी पार्टी है जो ऐतिहासिक रूप से भारत विरोधी रुख रखती है, पाकिस्तान के साथ निकटता रखती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती भी लगातार मानी जा रही है। इसके अलावा साल 2024 के छात्र आंदोलन के बाद
हसीना सरकार के पतन से पहले से ही रिश्ते तनावपूर्ण हैं और अब जमात की जीत इसे शायद और भी बिगाड़ सकती है। हालांकि इसमें कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि व्यावहारिकता के चलते पूरी तरह जो टूटा होगा, जो टूटन होगी पार्टी की, वो नहीं होगी, जो रिश्ते होंगे वो नहीं टूटेंगे। तो आइए पूरी तरह से समझते हैं कि जमात की जीत भारत के लिए कैसे सुरक्षा और राजनीतिक चिंता का बड़ा कारण भी बन सकती है। यहाँ पर दरअसल पार्टी को भारत के हितों के लिए खतरा माना जाता है, क्योंकि इसका इतिहास कट्टरपंथी गतिविधियों और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ सहयोग से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर जमात सरकार बनाती है तो पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं, जो भारत का पुराना प्रतिद्वंदी रहा है। अब इससे बॉर्डर पर अस्थिरता बढ़ सकती है, जिससे सीमा हत्याएं होंगी, घुसपैठ और आतंकवाद सीधे तौर पर बढ़ेगा। और भारत पहले से ही जमात को धार्मिक अभिनेताओं के रूप में देखता है, जो उसके हितों को नुकसान कभी भी और किसी भी वक्त पहुंचा सकते हैं। तो चुनाव में जमात के 50 से 100 सीटें जीतने की संभावना इस वक्त जताई जा रही है, जो उसे मजबूत विपक्ष या गठबंधन पार्टनर बना सकती है और भारत में चिंता लगातार बढ़ सकती है। अब यहाँ पर आर्थिक और क्षेत्रीय स्तर पर भी चुनौतियां होंगी। जमात का गठबंधन एनसीपी यानी कि नेशनल सिटीजन पार्टी के साथ है, जो इस वक्त जेनजी आंदोलन से निकली है और नई दिल्ली की हेजेमनी यानी कि प्रभुत्व को मुख्य चिंता बताती है। अब इससे पानी बंटवारा, ट्रेड और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर यहाँ पर विवाद बढ़ सकता है और चीन का प्रभाव भी बढ़ सकता है, क्योंकि हसीना के बाद बीजिंग पहले से ही बांग्लादेश में मजबूत हो रहा है और जमात सरकार पाकिस्तान से चीन अक्ष को बढ़ावा दे सकती है। अब यहाँ पर भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और क्षेत्रीय सुरक्षा को देखें तो वो भी इससे प्रभावित हो सकती है। और यहाँ पर अल्पसंख्यक यानी कि खासकर हिंदू, उनकी सुरक्षा पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि जमात की जीत से इस्लामीकरण और भी बढ़ सकता है और भारत में चिंता का विषय है। हालांकि कुछ सकारात्मक संकेत हैं। हाल के महीनों में भारत ने जमात के साथ संपर्क बढ़ाया है, जैसे 4 बार बैठकें और भारतीय हाई कमीशन की ओर से आमंत्रण। तो जमात के एक नेता ने भी इसमें कहा था कि अगर दोनों देश ईमानदारी से काम करेंगे तो रिश्ते सकारात्मक हो सकते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि नई सरकार को भारत के साथ रिश्ते रीसेट करने होंगे, क्योंकि घरेलू दबाव से पूरी तरह विरोध नहीं चलेगा। और वहीं भारत भी बीएनपी और जमात दोनों से संपर्क कर रहा है, क्योंकि चुनाव में दोनों में टक्कर है। फिर भी ऐतिहासिक मतभेद और एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है, जो चुनाव में हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त, वो भी रिश्तों को यहाँ पर ठंडा कर सकता है। साल 2024 के बाद बांग्लादेश में भारत को हसीना के अपराधों का साथी माना जा रहा है और जमात इसे बढ़ावा देती है। और अगर जमात प्रभावशाली हुई तो रिश्ते दशकों के सबसे निचले स्तर पर भी पहुंच सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जमात की जीत से रिश्ते तनावपूर्ण और अनिश्चित हो जाएंगे, लेकिन डिप्लोमेसी से सुधार का चांस लगातार बना हुआ है और भारत को बॉर्डर मुद्दों पर बातचीत और आर्थिक पैकेजेस से पहल करनी होगी। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का यही कहना है। अब यहाँ पर जाते जाते मैं ये आपको बता दूं कि बांग्लादेश में नेशनल इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले एक हिंदू युवक की हत्या ने देश की राजनीति और माइनॉरिटी सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मौलवी बाजार जिले में 28 साल के रतन शुवोकर की लाश हाथ पैर बंधी हालत में मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। बता दें, घटना ऐसे समय में हुई जब पहले से ही चुनावी हिंसा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। चश्मदीदों की अगर हम बात करें और उसके सहकर्मियों का कहना है इसमें कि रतन को शायद कहीं और मारा गया था और बाद में उसकी लाश टी गार्डन में लाकर फेंक दी गई। अब इससे पूरा का जो ये मामला है वो रहस्यमय हो गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अब तक की अगर हम देखें इसमें जो मौत की वजह है वो आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन लोकल लोगों का मानना है कि रतन शुवोकर की मौत चुनाव से जुड़ी हो सकती है। हालांकि इस बारे में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, फिर भी जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले ये घटना हुई है उसने माइनॉरिटी समुदाय में डर और असुरक्षा को और भी बढ़ा दिया है। ऐसे में ये चुनाव शायद बांग्लादेश के भविष्य के साथ साथ काफी कुछ और भी तय करेगा। ऐसे में जीत किसकी होगी इसका पता तो जल्द ही चल जाएगा, यानी कि 13 फरवरी को कल ही पता चल जाएगा किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। लेकिन भारत को काफ़ी सोच समझ कर अपनी राय और अपने रिश्ते
सुधारने होंगे। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।